हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन सनराइज। मैं कन्हैया कुमार मिशन सनराइज में आपका स्वागत करता हूं। आज का चैप्टर है कॉस्मॉस, ब्रह्मांड। आज के चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, सूरज, चांद, सितारे, पृथ्वी आदि कैसे अस्तित्व में आए। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। ब्रह्मांड का दायरा असीमित है, अनंत है। जहां तक हम देखते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, जहां तक हमारी परिकल्पना काम करती है, हमारी सोच से भी आगे ब्रह्मांड है। कुछ लोग पृथ्वी और उसके वातावरण को ही ब्रह्मांड समझ लेते हैं, जबकि ब्रह्मांड की दायरा अनंत है, असीमित है, इन्फिनिटिव है। ब्रह्मांड में ही सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, खगोलीय पिंड, सारा पदार्थ, सारी ऊर्जा ब्रह्मांड में ही है। हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, हम इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सियां होती हैं। गैलेक्सी को हिंदी में आकाशगंगा कहा जाता है और आकाशगंगा में असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है। और हमारा सूर्य जो है इसी गैलेक्सी का, आकाशगंगा का एकमात्र तारा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ विद्वानों ने अपना मत दिया है या अवधारणा दिया है, उसको हम लोग देख लेते हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में पहला अवधारणा है जियोसेंट्रिक, भू केंद्रित अवधारणा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भू केंद्रित यानी कि भूमि केंद्र में है। किसके केंद्र में है? ब्रह्मांड के केंद्र में है। ध्यान में रखिएगा, जियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में भूमि है, यानी कि भूमि, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। इस अवधारणा का प्रतिपादन किया था क्लॉडियस टॉल्मी ने। क्लॉडियस टॉल्मी जो कि मिस्र यूनानी परंपरा के एक खगोल शास्त्री हैं, इन्होंने 140 ईस्वी में जियोसेंट्रिक, भू केंद्रित अवधारणा को दिया था। हालांकि इस अवधारणा को आज के डेट में नहीं माना जाता है, यानी कि हमारी पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि जियोसेंट्रिक अवधारणा को क्लॉडियस टॉल्मी ने दिया था। नेक्स्ट है हेलियोसेंट्रिक यानी सूर्य केंद्रित अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। ध्यान में रखिएगा, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा, सूर्य केंद्रित अवधारणा। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। इस अवधारणा का प्रतिपादन किया था निकोलस कोपरनिकस ने। निकोलस कोपरनिकस जो कि पोलैंड के खगोल शास्त्री है, इन्होंने 1543 ईस्वी में बताया कि हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, यानी कि सूर्य ही ब्रह्मांड के केंद्र में है और इसी अवधारणा को माना जाता है। ये तो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ अवधारणाएं। अब इनके अलावा कुछ सिद्धांत है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाने की ज्यादा संभावना रहती है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ विद्वानों ने अपना सिद्धांत दिया है जो इस प्रकार है। पहला है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत को जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था। पहले हम देख लेते हैं कि किस सिद्धांत को किसने दिया था, बाद में हम इसका डिफाइन कर लेंगे। तो बिग बैंग थ्योरी को जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था। नेक्स्ट है साम्यावस्था सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉमस गोल्ड एवं हरमन बांडी। नेक्स्ट है दोलन सिद्धांत, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक है डॉक्टर एलन संडेज। डॉक्टर एलन संडेज। अब इनमें भी हम लोग को पढ़ना है, बिग बैंग सिद्धांत को पढ़ना है, बिग बैंग थ्योरी को, क्योंकि यही सिद्धांत सर्वमान्य है। बिग बैंग सिद्धांत ध्यान में रखिएगा, बिग बैंग थ्योरी को जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था, जो बेल्जियम के खगोल शास्त्री हैं। बी से बिग बैंग, बी से बेल्जियम, यानी कि जॉर्ज लेमेंटेयर बेल्जियम के खगोल शास्त्री हैं। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार प्रारंभ में, यानी कि शुरुआत में, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले प्रारंभ में एक पिंड था। उस एकल पिंड को सिंगुलरिटी कहा गया। सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी, सिंगुलर से बना है सिंगुलरिटी।
ध्यान में रखिएगा, ऐसे याद करने में ज़्यादा सहूलियत होगी और लंबा समय तक याद भी रहेगा। यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले प्रारंभ में जो एकल पिंड था उसे कहा गया सिंगुलरिटी। इस सिंगुलरिटी की तापमान अत्यधिक उच्च थी और घनत्व भी अत्यधिक सघन था। यानी कि हाई डेंसिटी और हाई टेम्परेचर की वजह से आज से लगभग 14 अरब वर्ष पहले 13.8 अरब वर्ष पहले यानी कि आज से लगभग 14 अरब वर्ष पहले हमारे ब्रह्मांड में इस एकल पिंड में सिंगुलरिटी में एक महाविस्फोट हुआ और इसी महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप इसके जो आंतरिक पदार्थ हैं वो ब्रह्मांड में बिखर गए, चारों तरफ फैल गए, जिसके परिणाम स्वरूप आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, गैलेक्सियां अस्तित्व में आई और उसी में पुनः विस्फोट के परिणाम स्वरूप सूर्य, तारे, चांद, पृथ्वी ये सभी अस्तित्व में आए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में एक पिंड था, अकेला पिंड था जिसे सिंगुलरिटी कहा गया और इस सिंगुलरिटी में हाई डेंसिटी और हाई टेम्परेचर की वजह से आज से लगभग 14 अरब वर्ष पहले एक महाविस्फोट हुआ और इसी महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप हमारे ब्रह्मांड में सूर्य, चांद, सितारे, पृथ्वी, ग्रह, आकाशगंगाएं ये सभी अस्तित्व में आए। यानी कि जब इस सिंगुलरिटी में महाविस्फोट हुआ तो इसी से बिखर करके चारों तरफ ब्रह्मांड में चारों तरफ बिखर गए और जहां भी गए चारों तरफ ब्रह्मांड में फैल गए। यहीं से आकाशगंगाओं का, गैलेक्सी का निर्माण हुआ, ग्रह का निर्माण हुआ, पृथ्वी, सूर्य जितने भी ब्रह्मांडीय आकाशीय पिंड है इसी सिंगुलरिटी से उसका निर्माण हुआ। आकाशगंगा या गैलेक्सी के संदर्भ में हम लोग कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। आकाशगंगा को ही गैलेक्सी भी कहा जाता है और इसको मंदाकिनी भी कहा जाता है। संभवतः मंदाकिनी हीरोइन का नाम इसीलिए पड़ा होगा कि मंदाकिनी असंख्य तारों की एक परी रही होगी। याद करने की दृष्टि से ध्यान में रखिएगा, आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है और इसी विशाल पुंज के केंद्र में बल्ज होता है। उतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, तो इससे कुछ जो फैक्ट्स है उसको हम लोग समझ लेते हैं। एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा सबसे निकट का आकाशगंगा होता है। एंड्रोमेडा XMM 2599 आकाशगंगा ये नवीनतम आकाशगंगा है जिनकी खोज 2020 में की गई है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। XMM 2599 आकाशगंगा, इसकी खोज 2020 में हुई थी। गैलेक्सी की आकृति कैसी है तो सर्पिल है। यदि आपसे पूछा जाए गैलेक्सी की आकृति कैसे है तो सर्पिल है। मिल्की वे, रात में जब हम लोग खुला आसमान के नीचे सोते हैं या छत पे सोते हैं या रात में हम लोग आकाश में देखते हैं कि दूधिया टाइप का तारों का एक विशाल समूह होता है, उसी को कहा जाता है मिल्की वे। यानी कि तारों का एक विशाल समूह को मिल्की वे कहा जाता है। ओरियन नेबुला, ओरियन नेबुला इसको ध्यान में रखिएगा। ओरियन नेबुला सबसे शीतल एवं सबसे चमकीले तारों का समूह होता है। सबसे शीतल एवं चमकीले तारों का समूह होता है ओरियन नेबुला। साइरस या डॉग स्टार सूर्य से द्रव्यमान में दुगुना है और 20 गुना अधिक चमकता भी है। यानी कि आकाश में जो सबसे चमकीला तारा दिखाई देता है उसी को कहा जाता है साइरस या डॉग स्टार। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, कई बार क्वेश्चन में इसको पूछा है कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य का सबसे निकटतम तारा है और सूर्य से लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। नेक्स्ट है, गैलीलियो ने 1609 में दूरबीन का प्रयोग कर आकाशगंगा का अध्ययन किया था। ध्यान में रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि गैलीलियो ने दूरबीन का प्रयोग कब किया था तो 1609 ईस्वी में दूरबीन का खोज किया था और प्रयोग किया था और इससे इस दूरबीन के माध्यम से गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम आकाशगंगा का तारों के समूह का अध्ययन किया था।
नेक्स्ट है सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर आकाशगंगाओं का समूह होता है, या कह सकते हैं कि आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह होता है और सुपर क्लस्टर आकाशगंगाओं का समूह होता है। क्लियर? तारों की उत्पत्ति और विनाश। तारे की उत्पत्ति कैसे होती है, उनका विनाश कैसे होता है, और स्टार से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है, इनको हम लोग देख लेते हैं। आकाशगंगा के घूर्णन से ब्रह्मांड में मौजूद गैसों का मेघ प्रभावित होता है। यानी कि हमारे ब्रह्मांड में जो आकाशगंगा होते हैं, गैलेक्सियां होती हैं, उनके घूर्णन से, घूमने से जो गैसों का मेघ होता है वो प्रभावित होता है। मतलब परस्पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करने लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करने लगता है, जिनसे उनके केंद्र में नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रकार उसके हाइड्रोजन हीलियम में बदलना शुरू हो जाता है। इसी अवस्था में तारों का निर्माण होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में जो गैलेक्सियां होती हैं, उनके घूर्णन के कारण ही उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिसके कारण उनके केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मतलब हाइड्रोजन का हीलियम में बदलने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है और इसी अवस्था में तारों का निर्माण होता है। रक्त दानव, ये तारे की अंतिम प्रक्रिया है जिसमें ठंडा होकर के लाल दिखने लगता है, उसी को रक्त दानव कहा जाता है। यानी कि तारे के केंद्र में जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया शुरू होती है, वो धीरे धीरे उसके केंद्र के हाइड्रोजन समाप्त होने लगता है और बाह्य परत में हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना जारी रहता है और धीरे धीरे जब यह ठंडा होता है तो यही ठंडा होकर के लाल दिखने लगता है। इसी को कहा जाता है रक्त दानव। ध्यान में रखिएगा, रक्त दानव की स्थिति में तारे के केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है और धीरे धीरे यह ठंडा होकर के लाल होने लगता है। इसी अवस्था को कहा जाता है रक्त दानव। नेक्स्ट है जीवाश्म तारा। जीवाश्म तारा किसे कहा जाता है? यदि तारे का द्रव्यमान 1.4 ms से कम हो जाता है, 1.4 ms का मतलब यहाँ है सूर्य का द्रव्यमान, यानी कि तारे का द्रव्यमान जब सूर्य के द्रव्यमान से कम हो जाता है तो तारे नाभिकीय ऊर्जा खोकर श्वेत वामन में बदल जाती है। यानी कि जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम होता है तो तारे नाभिकीय ऊर्जा खो देती है, केंद्र के नाभिकीय ऊर्जा खो देती है और श्वेत वामन में बदल जाती है। इसी को कहा जाता है जीवाश्म तारा। नेक्स्ट है चंद्रशेखर सीमा। जब जीवाश्म तारा ठंडा होकर काला वामन में बदल जाता है, जब जीवाश्म तारा ठंडा होकर काला वामन में बदल जाता है तो इसी प्रक्रिया को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, चंद्रशेखर सीमा कई बार क्वेश्चन में पूछा है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन तारा या पल्सर। न्यूट्रॉन तारा या पल्सर 1.4 ms से अधिक द्रव्यमान होने पर, यानी कि सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होने पर इलेक्ट्रॉन नाभिक को छोड़कर बाहर चली जाती है। यानी कि तारे के केंद्र के जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक को छोड़कर, केंद्र को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। न्यूट्रॉन तारा असीमित समय तक सिकुड़ता चला जाता है और वो न्यूट्रॉन तारा जो होता है असीमित समय तक सिकुड़ता चला जाता है। इसी अवस्था को पल्सर कहा जाता है, न्यूट्रॉन कहा जाता है। याद करने की दृष्टि से हम लोग यहाँ एक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूट्रॉन तारा या पल्सर, पल्सर एक बाइक होता है और न्यूट्रल होने तक मोटरसाइकिल को जब न्यूट्रल कर लिया जाता है, गियर से छुड़ा दिया जाता है तो उसको न्यूट्रल कहा जाता है। यानी कि न्यूट्रॉन तारा असीमित समय तक सिकुड़ता चला जाता है, यानी कि न्यूट्रल होने तक सिकुड़ता चला जाता है। इसी अवस्था को पल्सर कहा जाता है या न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। नेक्स्ट है कृष्ण छिद्र, ब्लैक होल। कई बार ये क्वेश्चन में पूछा है और पूछता रहता है। ब्लैक होल क्या है? जब न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक परिमाण में द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है तो ऐसी असीमित घनत्व युक्त पिंड को
ब्लैक होल कहा जाता है। यानी कि जब न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक परिमाण में, अत्यधिक मात्रा में उसका द्रव्यमान एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है, तो ऐसी असीमित घनत्व युक्त पिंड को ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल से किसी भी द्रव्य पदार्थ का, यहां तक कि प्रकाश का भी पलायन नहीं हो सकता है, इसलिए उसको हम देख नहीं सकते हैं। ब्लैक होल की संकल्पना जॉन व्हीलर ने 1960 के दशक में दिया था। ध्यान में रखिएगा, कृष्ण छेद यानी कि ब्लैक होल को पूछते रहता है। जब न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक परिमाण में यानी कि अत्यधिक मात्रा में जब उसका द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाती है, तो उसके केंद्र में एक असीमित घनत्व उत्पन्न होता है, हाई डेंसिटी बन जाती है, और इस असीमित घनत्व युक्त पिंड को ही ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल की डेंसिटी इतना हाई होती है कि उससे द्रव्य पदार्थ का निकलना मुश्किल है, यहां तक कि सूर्य के प्रकाश भी उससे पलायन नहीं कर सकता है। ध्यान में रखिएगा, ब्लैक होल को हम आंख से नहीं देख सकते हैं। ब्लैक होल की संकल्पना जॉन व्हीलर ने 1960 के दशक में दिया था। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सौरमंडल पढ़ेंगे, सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।